नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सभी का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई में कुंभा की उपलब्धियों के संदर्भ में विगत 11 व्याख्यानों में हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत कुंभा के प्रारंभिक जीवन चरित्र को समझा। इसके बाद कुंभा की विजयों के बारे में चर्चा की। फिर कुंभा का जो विद्या अनुराग है उसके बारे में साहित्यिक उपलब्धियों के शीर्षक से चर्चा की। इसी तरह कुंभा का जो कला अनुराग है, विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य, जलाशय स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य की चर्चा की। चित्रकला, संगीत कला, मूर्तिकला, कुंभा की चर्चा की। जहाँ तक कुंभा की समग्र उपलब्धियों के मूल्यांकन का जो प्रश्न है वो आज के इस व्याख्यान में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। केंद्रीय सत्ता जो मध्यकाल में सल्तनत युगीन केंद्रीय सत्ता थी, उसकी लड़खड़ाहट के परिणाम स्वरूप राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण देश की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। कहीं नवीन राज्यों का उदय हो रहा था तो कहीं प्राचीन राजवंश लड़खड़ा रहे थे। राजनीतिक वातावरण की इस अस्थिरता ने राजस्थान को भी प्रभावित किया। महाराणा कुंभा ने अपने हाथों में मेवाड़ की बागडोर को एक ऐसे समय में थामा जब मेवाड़ आंतरिक और बाह्य खतरों से घिरा हुआ था। कुंभा के ही दृढ़ साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, कुशाग्रता और राजनीतिक कौशल का यह परिणाम था कि मेवाड़ की इस अराजकतापूर्ण स्थिति को शीघ्र ही नियंत्रण में लाया जा सका। इस अवसर पर राठौड़ों के साथ हुई कुंभा की अभिसंधि उसकी कूटनीतिज्ञता की परिचायक है। वास्तव में कुंभा भलीभांति जानता था कि इस समय बाह्य शक्तियाँ के बिना मेवाड़ की विचलित राजलक्ष्मी को स्थिर करना असंभव है। राठौड़ों के सहयोग से उसने अपने आंतरिक शत्रुता जो थी और विभिन्न प्रकार के जो छिपे हुए शत्रु थे उनका दमन किया और साथ ही साथ अपने राज्य की रक्षा के ठोस प्रबंध भी किए। इसके अनंतर हम कुंभा के व्यक्तित्व के साम्राज्यवादी लक्षण का परिचय पाते हैं, जबकि वह अपनी सुसंगठित सेना को विविध महत्वपूर्ण दुर्गों को विजित करने हेतु भेजता है तथा लीला मात्र में ही इन विभिन्न दुर्गों को अधिकार में कर हिंदू सुल्तान सुल्तान सम्राट की उपाधि की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, महाराणा कुंभा ने मालवा एवं गुजरात के सुल्तान का भी दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध किया था। उस समय मेवाड़ में यदि कुंभा जैसा योग्य और साहसी शासक नहीं होता तो मेवाड़ किसी भी समय मालवा और गुजरात का अंग बन गया होता। गुजरात एवं मालवा के सुल्तानों ने विभिन्न संधियों द्वारा मेवाड़, गोडवाण, सिरोही, आबू, हाड़ौती आदि भूभागों को जीतकर परस्पर बांटने का निश्चय भी कर लिया था, लेकिन कुंभा की दृढ़ता के सामने उनकी इच्छा फलवती नहीं हो सकी। कुंभा ने इन सुल्तानों से मात्र अपने राज्य की रक्षा नहीं की, अपितु स्थानीय राजपूत राज्यों को सुल्तानों के आक्रमणों के विरुद्ध सहायता प्रदान कर उन क्षुद्र राजाओं और रियासतों की भी रक्षा की थी। इस प्रकार कुंभा ने एक रक्षक के रूप में भी अपना परिचय दिया। कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियां एवं सामरिक सफलताएं तो अपना महत्व रखती ही हैं, फिर भी कुंभा की महती उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के
कारण अपने समय और समाज में महत्वता स्थापित हुई थी। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें कला क्षेत्रीय प्रगति का अत्यंत संक्षिप्त विवरण मिलता है। वास्तव में दिल्ली सुल्तानों की कट्टर इस्लाम भावनाओं ने कला की विभिन्न विधाओं को विकसित नहीं होने दिया था। उन्होंने स्वयं ने मात्र वास्तुकला को अवश्य संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन उनके भवनों की सादगी उन्हें भारतीय वास्तुकला परंपरा से अलग कर देती है। इस समय कतिपय स्थानीय शासकों ने परंपरागत भारतीय वास्तुकला को उन्नत करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह प्रयत्न मात्र ही था। ऐसे समय में महाराणा कुंभा ने देवालयों, दुर्गों एवं राजप्रासादों का निर्माण कर मात्र अपना वास्तुकला अनुराग ही प्रकट नहीं किया, अपितु उसने भारतीय वास्तुकला परंपरा को बनाए रखने तथा उसकी श्रीवृद्धि करने में अपना विशेष योगदान दिया। वास्तव में कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार का यह कथन उचित ही है कि जब तक कुंभा द्वारा निर्मित भवन बने रहेंगे, उस समय तक उसकी कीर्ति भी अक्षुण्ण बनी रहेगी। यावत् चंद्र दिवाकरो हिमगिरियाविच हिमाचलो, यावत् सागर भूषण वसुमति, यावच्च सेतुमतिमहीन, तावत् गठतु कुंभकर्ण नृपति कीर्ति प्रशस्त था, नाना कारित कीर्ति नानानि, सकला साम्राज्य लक्ष्मी रवि। कला अनुरागी कुंभा ने मात्र वास्तुकला ही नहीं वरन कला की अन्य विधाओं को भी संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें मूर्तिकला के क्षेत्र में तो कुंभा की उपलब्धियां अद्वितीय हैं। कुंभाकालीन हिंदू एवं जैन मंदिरों में विभिन्न देव प्रतिमाएं उपलब्ध हैं तथा वे सभी प्रतिमाएं मूर्ति लक्षणों पर आधारित भी हैं। इस दृष्टि से कुंभा का विजय स्तंभ एक अद्वितीय कलाकृति है। यह कलाकृति वास्तुकला अंतर्गत स्तंभ कला का प्रतिनिधित्व तो करता ही है, लेकिन यह हिंदू मूर्तिकला का एक महान विश्वकोश भी है। प्रतिमा निर्माण कला के समान ही इस युग में संगीत कला को भी अच्छा प्रश्रय प्राप्त हुआ। वस्तुतः कुंभा स्वयं संगीत शास्त्र का एक उच्च कोटि का विद्वान था, अतः संगीत को विकसित होने का अवसर मिलना स्वाभाविक ही था। समर सूर एवं कलानुरागी कुंभा कलम का भी धनी था। वह एक उच्चकोट का विद्वान, लेखक एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। कुंभा की साहित्यिक प्रतिभा का परिचय हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होता है। संगीत परक ग्रंथ संगीत राज, शूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर आदि, चंडी शतक की टीका, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका एवं गीत गोविंद की मेवाड़ी टीका आदि। कुंभा ने अत्यंत उच्च कोट के विद्वानों एवं साहित्यकारों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था, जिनमें कनय व्यास, अत्रि, महेश आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विविध विषयक विद्वान, ज्योतिषी, चिकित्सा शास्त्री आदि भी कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध शिल्पकार एवं शिल्प साहित्य के प्रणेता सूत्रधार शिल्पी बंडन को भी कुंभा का आश्रय प्राप्त था। साहित्य के क्षेत्र में महाराणा कुंभा के काल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि कुंभा ने मेवाड़ी बोली को भी आश्रय प्रदान किया, अतः राजकीय आदेशों एवं ताम्रपत्रों में मेवाड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया। राजपूत शासकों में हमें परमार भोज, चौहान वीसलदेव, चालुक्य जयसिंह सिद्धराज, चालुक्य कुमारपाल आदि साहित्य प्रेमी शासकों के नाम मिलते हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन सभी शासकों की अपेक्षा कुंभा का विशेष योगदान रहा है। कुंभा का जितना अनुराग साहित्य एवं कला के प्रति था, उससे कहीं अधिक अनुराग धर्म के प्रति था। कुंभा वंश परंपरा से शैव मतावलंबी था, तथापि उसने वैष्णव धर्म के प्रति भी अपनी उतनी ही श्रद्धा व्यक्त की। अतः
उसने प्रमुख शैव तीर्थों एवं वैष्णव तीर्थों का निर्माण कराया। इसी प्रकार जैन धर्म को भी कुंभा ने संरक्षण प्रदान किया था। उसने अनेक जैन विद्वानों को भी सम्मानित किया था। राणकपुर अभिलेख में कहा गया है कि कुंभा ने अपने नाम पर इस नगर का निर्माण करवाया और मंदिर में भी उसने वैदिक पद्धति से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन प्रारंभ करवाया। अतः स्पष्ट है कि कुंभा ने सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुगमन किया। फिर भी गुसाइयों को धर्म सहिष्णु कुंभा का खूब भाजन बनना ही पड़ा। कुंभा के काल में व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से भी पर्याप्त उन्नति हुई। कुंभा के सुशासन के परिणाम स्वरूप बाहर से अनेक बड़े व्यापारी मेवाड़ में आकर बस गए थे। अतः इससे आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ समृद्ध होने लगा। वास्तव में इस आर्थिक समृद्धि के कारण ही मेवाड़ साहित्य एवं कला के क्षेत्र में उन्नति कर सका था। इस समय दिलवाड़ा, करेड़ा, चित्तौड़, सज्जनपुर, आघाटपुर, बदनौर, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, केलवाड़ा आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। अतः आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से भी मेवाड़ के इतिहास में कुंभा का काल अपना विशेष महत्व रखता है। कुंभा का काल राजनीतिक दृष्टि से भी अशांत काल था, लेकिन युद्धों से परिपूर्ण वातावरण में कुंभा ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से साम्राज्य की आंतरिक शांति एवं सुरक्षा पर कोई आँच नहीं आने दी। इसके अतिरिक्त युद्धों में अतिशय व्यस्त रहने के उपरांत भी उसने जनहित की दृष्टि से अनेक जन कल्याणी कार्यों का संपादन करवाया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंचने के मार्ग को सुगम बनाने हेतु इसमें परिवर्तन किया तथा अनेक प्रतोलियों का निर्माण भी करवाया। जल व्यवस्था के लिए उसने अनेक तालाबों, कुंडों, कूपों एवं बापियों का निर्माण करवाया। कुंभा के चरित्र की एक विशेषता यह थी कि उसे इतिहास में भी विशेष अभिरुचि थी। अतः उसने प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करने तथा इनके आधार पर विधिवत इतिहास लिखवाने का प्रयत्न भी किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति इस दिशा में किए गए प्रयास का ही एक प्रतिफल है। इस प्रशस्ति में स्पष्टतः कहा गया है कि इसकी रचना अनेक प्राचीन प्रशस्तियों के आधार पर की गई है। इतिहास के प्रति अनुराग के कारण ही स्वयं कुंभा ने भी अपनी उपलब्धियों के संबंध में अनेक प्रशस्तियां उत्कीर्ण करवाई थीं। राजनैतिक इतिहास के साथ साथ धर्मशास्त्र के इतिहास में भी उसकी एक महत्वपूर्ण देन विजय स्तंभ है। इसमें उसने अनेक विश्रुत हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं नाम सहित उत्कीर्ण करवाई थी, जिससे कि प्राचीन धार्मिक परंपराओं का अध्ययन आसानी से किया जा सके। कुंभा के व्यक्तित्व में हमें अनेक मानवोचित गुणों का समावेश मिलता है और वे गुण सामान्य स्थिति में ही नहीं वरन पूर्ण विकसित दशा में मिलते हैं। अतः यह कहना उचित ही होगा कि कुंभा एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था तथा मध्यकालीन इतिहास में वह बेजोड़ था। ऐसे महान एवं प्रतिभा संपन्न शासक के जीवन का अंत अत्यंत कारुणिक था। अंतिम दिनों में कुंभा मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हो गया था। इस विक्षिप्तावस्था में वह प्रायः एक काव्य पंक्ति कामधेनु तंडव करिय दोहराता रहता था। ऐसा माना गया है कि कुंभा की इस समस्या की यदि पूर्ति हो जाए तो संभवतः महाराणा चित्तभ्रम की व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। संयोगवश एक चारण ने इस समस्या की पूर्ति करते हुए निम्न छप्पय महाराणा को सुनाया। जद धर पर जोवती दीर्ण नागोर धरंती गायत्री संग्रहण देख मन माय डरंती सुरकोट 33 आण निरंता चारो नई चरंत पीवत मने करती हंकारो कुंभेण राण हड़िया
कलम आजस डर डर उतरिये, तीर्ण दीह द्वार शंकर, तीर्णय काम धेनु तणय करिए, तड़ो करिए। इसके सुनने से महाराणा ने कामधेनु तड़य करिए पंक्ति की पुनरावृत्ति करना तो छोड़ दिया, लेकिन विक्षिप्तावस्था से उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इसी समय कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र उदा ने राज सिंहासन हस्तगत करने का निश्चय किया। इस महत्वाकांक्षी युवराज ने राज्य लिप्सा के वशीभूत हो इस महान शासक की हत्या करने का निश्चय कर लिया। अतः एक दिन महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामादेव के मंदिर के निकट विचार मग्न बैठा हुआ था। तब उदा ने पीछे से राणा पर कटार का वार कर उसके जीवन का अंत कर दिया। इस प्रकार महाराणा कुंभा की महान उपलब्धियों का मूल्यांकन सहज नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की मौलिक जानकारियों के समावेश और उनके उचित मूल्यांकन की दरकार आज भी है। आपको यदि कुंभा की उपलब्धियों के संदर्भ में अन्य कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। और तब तक हम इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। इस तरह कुंभा पर लगभग हमने 12 व्याख्यान के माध्यम से कुंभा की उपलब्धियों की चर्चा आपके समक्ष की। धन्यवाद।